जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से फिजिकल 26 यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये साइंस की सीरीज कर रहे हैं एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आपके पास अब टाइम भी है तैयारी करने का। तो हमने बहुत सारे इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है प्लांट्स के पोर्शन को। आज हम कवर करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखिए समझिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये जो टॉपिक है ये आपके 10th क्लास का टॉपिक है और 10th क्लास में इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में भी दिया गया है और प्लांट्स के बारे में भी दिया गया है। तो एनिमल्स के बारे में हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। समझिए इन दोनों शब्द का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोल। दूसरा शब्द है कोऑर्डिनेशन। देखिए कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब है, एक बेस्ट एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल कार है तो आप क्या करते हैं, उस कार को उस रिमोट से कंट्रोल करते हैं। मतलब कि आप उस कार को स्टार्ट कर सकते हैं अपने रिमोट से, उसको रोक सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में टर्न करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल। दूसरा शब्द है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अगर आपके पास 4 अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं तो उन सिस्टम को एक के बाद एक वर्क करवाना एक प्रॉपर कंडीशन में, एक प्रॉपर मेंटेन्ड वे में, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसका एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं ऑफ कोर्स, तो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम में क्या होता है, हम चल रहे हैं, गा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम उसमें अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाते हैं, अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं और वेरियस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। कुछ एक्शंस हमारे वॉलेंट्री होते हैं, कुछ एक्शंस हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब है कि जो हम खुद से अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे मैंने अगर राइट डायरेक्शन में हाथ हिलाया तो ये मैंने अपनी मर्जी से किया। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता, जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस कंट्रोल का, कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग्स में 2 तरीके से होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम की मदद से और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम की मदद से। नर्वस सिस्टम की मदद से सिर्फ एनिमल्स में होता है। प्लांट्स बेचारे ये एकदम गरीब होते हैं नर्वस सिस्टम के मामले में। प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसीलिए इनका एकमात्र सहारा क्या है, हार्मोनल सिस्टम। क्या है, हार्मोनल सिस्टम। इसीलिए इनके हार्मोन्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन का और कंट्रोल का। सपोज करिए कि आपने किसी हॉट प्लेट को छुआ, यानी कि कोई भी गर्म चीज आपने छू ली। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने एक दूध का बर्तन छू लिया जो कि गर्म है। अब आपके दिमाग में 2 चीजें चलेंगी। पहला, ये बहुत गर्म है, मुझे अपने हाथों को इससे बचाना है वरना मेरे हाथ जल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपके दिमाग में ये भी चलेगा, नहीं नहीं, अगर इसे तुरंत छोड़ दिया तो मम्मी बहुत मारेंगी। इसीलिए आप क्या करते हैं कि उसको तुरंत गिराते भी नहीं है। ठीक है, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्म है, आपने तुरंत छुआ और उसको तुरंत उठा के यहाँ से उठा के वहां रख दिया। तो आपके दिमाग में 2 चीजें चली। पहला, ये बहुत गर्म है, मुझे अपने हाथों को बचाना है। दूसरा, मुझे मम्मी की मार से भी बचना है। तो इसका मतलब क्या है आपको, कि आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना फास्ट है, इतना अच्छा है कि आपके ब्रेन ने फटाफट आपको सिग्नल भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने, ब्रेन ने, हार्मोन्स ने, सभी ने वर्क किया और आपने गर्म चीज को एक जगह से दूसरी जगह रख भी दिया और अपने हाथों को एक्सेस हीट से जलने से बचा भी लिया। ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होता है। ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स बहुत लकी होते हैं कि उनके पास हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम दोनों है। प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स है। तो आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हार्मोन्स होते क्या है।
हॉर्मोन्स कुछ नहीं है, एक अगर आप सिंपल तरीके से समझें तो हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है? केमिकल सब्सटेंस। ये एक तरीके के केमिकल हैं जो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज में वर्क करते हैं। अगर हम प्लांट्स की टर्म्स में देखें तो ये प्लांट की ग्रोथ में और दूसरी एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप कहेंगे दूसरी एक्टिविटीज क्या है? भाई प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो जाते ही नहीं है, तो दूसरी एक्टिविटीज क्या हुई? दूसरी एक्टिविटीज का मतलब है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा, यानी कि छुई मुई का पौधा देखा होगा आपने। टच मी नॉट में क्या होता है कि आप जैसे ही उसको टच करेंगे उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। क्या ये ग्रोथ मूवमेंट है? नहीं भाई, आपने छुआ, पत्ती सिकुड़ गई, आपने उसे हटा लिया हाथ, 15 मिनट बाद पत्ती फिर अपनी पोजीशन में आ जाती है। क्या ये ग्रोथ को शो कर रहा है? नहीं, पर ये मूवमेंट को जरूर शो कर रहा है। प्लांट्स बेशक एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ना कर पाए, लेकिन ये मूवमेंट्स तो करते ही हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सनफ्लावर का। ये आपने बहुत सुना होगा बचपने में कि अरे जो सनफ्लावर होता है उसका मुंह सूरज की तरफ होता है। ये क्या है? ये एक तरीके का मूवमेंट है, पर यहाँ पे ये ग्रोथ मूवमेंट है, क्योंकि वो अपने ग्रोथ के लिए मैक्सिमम लाइट लेने के लिए जिधर सन होता है उधर अपना मुंह कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो उनके मूवमेंट का क्या मतलब? मूवमेंट का मतलब है कि इधर से उधर हिलना, घूमना इधर उधर, बट अपने पोजीशन पे ये उनकी मजबूरी है बेचारों की कि उनके रूट्स फिक्स्ड होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको ये समझ आ गया कि हॉर्मोन्स क्या है। हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ग्रोथ में और दूसरी एक्टिविटीज में रोल प्ले करते हैं। इन्हें हम फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हॉर्मोन्स का मतलब है प्लांट्स में पाए जाने वाले हॉर्मोन्स। ठीक है, अब ये बेसिकली 5 तरीके के होते हैं: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जैसे कि हम एबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। नाउ लेट अस सी दीज थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, अब इन्हें हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो एक बात का इनको पढ़ते समय खास ध्यान रखें, आपको इन सभी को कंपेयर करना होगा। आप जब भी पढ़ें, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आप जाइलम फ्लोएम पढ़ रहे हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि आप एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स पढ़ रहे हैं। इन सभी में एक चीज़ का खास ध्यान रखिए कि इनको पढ़ते समय कंपेयर करिए, एक दूसरे से कंपेयर करिए। आपने जाइलम पढ़ा, फ्लोएम पढ़ा, आप बेशक अलग अलग पढ़ रहे हैं, पर आप कंपेयर करके चलिए कि अच्छा जाइलम वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है तो फ्लोएम क्या कर रहा था? फ्लोएम फूड को लेके जा रहा था। ठीक है, तो अगर आप इनको ऐसे कंपेयर करके चलेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी। सबसे पहला है ऑक्सिन। समझिए, आपको वन लाइनर के लिए याद रखना ज़रूरी है कि ऑक्सिन की एग्जिस्टेंस का आइडिया कि हाँ ऐसे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑफ कोर्स डार्विन का नाम तो सबके लिए फेमस है, ऑब्वियसली जो बायो पढ़ते हैं। एक्चुअली इन्होंने कैनरी ग्रास, एक तरीके की ग्रास होती है, इसको ऑब्जर्व किया था और उससे बताया था, तो इसको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या है। तो ये इसका फंक्शन है सेल एनलार्जमेंट, यानी कि ये सेल को बड़ा करते हैं और सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आप समझो कि सेल एनलार्जमेंट और डिफ्रेंशिएशन क्या है। सपोज ये एक सेल है, ये अभी छोटा सा है, इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब ये एनलार्ज हो गया। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि सेल टूटेगा, आई मीन डिवाइड होगा, फिर उसके स्पेशलाइज्ड कुछ टिश्यूज बनेंगे या उसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनेंगे। इस तरीके से सेल डिफ्रेंशिएशन इसे कहते हैं। तो पहला काम क्या है? सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफ्रेंशिएशन को प्रमोट करता है। दूसरा काम क्या है? फ्रूट ग्रोथ। ठीक है, यानी कि प्लांट में अगर कोई फल है तो उसके ग्रोथ को और इम्प्रूव करेगा, ये तेज करेगा। तीसरा, लाइट और ग्रेविटी के टुवर्ड्स इनका रिस्पॉन्स देता है। इसको हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है।
सी, लाइट के तरफ जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, लाइट की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, और ग्रेविटी की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो आप जियो वर्ड से इसे याद रख सकते हैं, जियोट्रॉपिज्म। नाउ लिसन, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म दोनों ही दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या? अब सनलाइट तो ऊपर से पड़ती है, राइट, यानी कि स्टेम वाले पोर्शन पे, शूट वाले पोर्शन पे पहले पड़ती है। तो अगर कोई पौधा, सपोज ये पौधा है, इसकी जड़ है नीचे और इसका तना है ऐसे ऊपर, ठीक है, तो इसका जो स्टेम है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करेगा, राइट, लेकिन इसका रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करेगा। अब आप समझो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। ये लाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा है, इसीलिए हमने इसे कह दिया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट जो है वो क्या लाइट की डायरेक्शन में जाता है? नहीं, लाइट ऊपर से आ रही है, रूट नीचे से आ रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये क्या शो करता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। इसी तरीके से जियोट्रॉपिज्म पे आ जाते हैं, मतलब ग्रेविटी। अब ग्रेविटी तो किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि नीचे की तरफ खींचती है, पर आप यहाँ ध्यान दो, ये जो इसका स्टेम है ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, जबकि ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींच रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। और रूट्स, भाई जिधर ग्रेविटी खींच रही है नीचे की तरफ, रूट्स भी उधर ही जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। बात क्लियर हुई? देखो, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, आपको समझ आ गया? ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ, तो स्टेम की ग्रोथ कहाँ होती है? लाइट की डायरेक्शन में। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है लाइट की डायरेक्शन के विपरीत, उसके उल्टा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं और इसका उल्टा हो जाता है जियोट्रॉपिज्म। तो ये चीज समझ आ गई कि लाइट और ग्रेविटी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं। इन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन। दूसरी चीज, ये स्टेम की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, स्पीड अप कर देता है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं और फोटोट्रॉपिज्म को तो ये कंट्रोल करता है, तो स्टेम की ग्रोथ को स्पीड अप करता है। दूसरा, स्टेम और रूट पे जो सेल्स होते हैं, यानी कि इसके रूट्स पे जो सेल्स होंगे यहाँ यहाँ, और इसके स्टेम पे जो सेल्स होंगे, इन सेल्स के ग्रोथ को भी ये प्रोड्यूस, मतलब प्रमोट करता है एक तरीके से। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या है, इसका पूरा फंक्शन समझ आ गया। पहला सेल एनलार्जमेंट, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, तीसरा फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करना, लाइट और ग्रेविटी के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना, स्टेम की ग्रोथ को स्पीड अप करना, और स्टेम और रूट्स के जो टिप पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, मतलब उनको प्रोड्यूस नहीं करना, उनके द्वारा ये हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये थे ऑक्सिन हार्मोन्स के फंक्शंस। अब आते हैं गिबरेलिन्स पे। गिबरेलिन्स की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम था कुरोसावा। ये जापान के थे और इन्होंने एक डिजीज थी जो राइस प्लांट में थी, उसके बेसिस पे इन्होंने इस हार्मोन का डिस्कवर किया था। ना इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जर्मिनेशन आपको पता होगा, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरित होना, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप चने को भिगो देते हैं या मूंग को भिगो देते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें से अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, मतलब अगर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट है प्लांट में तभी ये काम करेगा, ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है, सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में मदद करता है। अब डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी का मतलब है बंद रहना, जैसे कि ये है कली फूल की, ठीक है,
और जब ये खिल जाएगी तो ये ऐसे 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 फूल बन जाएगा, राइट। थोड़ा बेकार बन गया, इस तरीके से फूल बन जाएगा ये। तो ये बड है, बड मतलब कली। तो कली की डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है कि सोए रहना, एक तरीके से कली का कली ही रहना, फूल में कन्वर्ट ना होना, राइट। तो ये है, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो ये बर्ड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो बर्ड की डोरमेंसी ब्रेक करेंगी ये हॉर्मोन्स, तो क्या बनाएंगे, फ्लावर, राइट। दूसरा, ये सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो सीड की डोरमेंसी ब्रेक होगी तो सीड क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। ये समझ आ गया कि ये सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है, ये फ्रूट और फ्लावरिंग की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब ये जो हमने ये वाला जो पॉइंट पढ़ा, इस पॉइंट से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं और इससे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर बर्ड्स के डोरमेंसी को तोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि फ्लावरिंग को वो प्रमोट करेगा, और अगर सीड की डोरमेंसी को तोड़ रहा है तो उससे एक प्लांट निकलेगा, प्लांट से पूरा मतलब प्लांट ग्रो करेगा, उसमें फ्रूट्स आएंगे। तो ये फ्रूट और फ्लावरिंग की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इसके क्या क्या काम है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन की प्रेजेंस में। दूसरा, सीड्स और बर्ड्स की डोरमेंसी को तोड़ना, फ्लावर और फ्रूट को प्रमोट करना। नेक्स्ट आते हैं साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस की डिस्कवरी एफ स्कूब नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसे याद रख लेना। नाउ साइटोकाइनिन का भी वो काम है जो गिबरेलिन ने किया, सीड और बड की डोरमेंसी को तोड़ना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये पत्तों की एजिंग को डीले कर देता है, जिसे हम सेनेसेंस कहते हैं। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। सेनेसेंस का मतलब है एजिंग ऑफ लीव्स। तो अगर किसी प्लांट में साइटोकाइनिन प्रेजेंट है तो उसके पत्ते बहुत देर में पीले होंगे और बहुत देर में झड़ेंगे। मतलब बहुत देर का मतलब है कि बहुत दिनों बाद, यानी कि उनके पत्तों का टाइम पीरियड, लाइफ पीरियड ज़्यादा होगा, जिसमें साइटोकाइनिन्स की पर्याप्त मात्रा होगी। तो साइटोकाइनिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये लीव सेनेसेंस यानी कि एजिंग ऑफ लीव्स को डिले करते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम वो है स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट करते हैं। अब आपको पता है स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। प्लांट्स रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के दौरान जो गैसेस लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। इस टाइम स्टोमेटा को खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तभी वो गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन को कौन करता है, साइटोकाइनिन। और नेक्स्ट अगेन कि ये फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो डोरमेंसी को तोड़ना, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करना, ये गिबरेलिन भी करता है। साइटोकाइनिन के दो यूनिक प्रोसेस, यूनिक फंक्शन क्या है, ये सेनेसेंस को डिले करता है, यानी कि पत्तियों की एजिंग को डिले करता है। दूसरा, ये स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इथाइलिन। इथाइलिन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इथाइलिन का यूज एक लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री वाले करते हैं, जैसे अगर आम को पकाना हो, ठीक है, तो इथाइलिन का यूज करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटे पैकेट में आता है ये, ठीक है, कभी कभी रख दिया जाता है, या हो सकता है कि आपने ना भी देखा हो, पर वो उसको कच्चे फल को पकाने के लिए इथाइलिन का यूज किया जाता है। तो इसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइपनिंग इफेक्ट, ठीक है। इथाइलिन का एक राइपनिंग इफेक्ट है। इस राइपनिंग इफेक्ट को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे क्रॉकर, और सेनेसेंस इफेक्ट को डिस्कवर करने वाले थे सरा। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। सेनेसेंस मैंने अभी आपको बताया। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, लीव्स की एजिंग, या आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के टिश्यू की एजिंग, ठीक है, उसे सेनेसेंस कहते हैं। तो इथाइलिन पकाता है फल को, अगर इथाइलिन पर्याप्त मात्रा में है तो फल टाइम पे पक जाएगा। तो और दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, एजिंग, टिश्यू की एजिंग।
तो ये दोनों इफेक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये इथाइलिन हार्मोन एक प्लांट में तब प्रोड्यूस होता है, मतलब भारी मात्रा में तब प्रोड्यूस होता है जब फल पकने वाले होते हैं या पत्ते झड़ने वाले होते हैं। उस टाइम में इथाइलिन का भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। तो ये समझ आ गया। राइपनिंग इफेक्ट क्रॉकर ने डिस्कवर किया था, सेनेसेंस इफेक्ट सरा ने डिस्कवर किया था। आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं कि अनियन यानी कि प्याज, ये भी इथाइलिन गैस छोड़ती है, ठीक है, यानी कि ये भी इथाइलिन गैस को रिलीज करती है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिख देते हैं। इसका फंक्शन बाकी के हार्मोन से बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि ये उल्टा फंक्शन करता है, ठीक है। बाकी के हार्मोन्स प्रमोट करेंगे, कोई बडिंग की डोरमेंसी को तोड़ने को प्रमोट कर रहा है, कोई फ्रूट की डोरमेंसी तोड़ रहा है, कोई स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट कर रहा है, कोई राइपनिंग को प्रमोट कर रहा है, कोई सेनेसेंस यानी कि पत्तियों की एजिंग को डीले कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब है रोकना, इसकी प्लांट्स की ग्रोथ को ये रोकता है। तो आप देखो सारे उल्टे काम करने हैं इसने। ये डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। अब बताओ, डोरमेंसी का मतलब है कि अगर एक कली बड फॉर्म, मतलब एक फूल बड फॉर्म में है, कली है तो कली कली ही रहेगी, वो फूल नहीं कन्वर्ट होगी। अगर एक सीड है तो वो सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा, जर्मिनेट ही नहीं होने देगा ये एब्सिसिक एसिड। तो इसका मतलब क्या है कि ये उल्टे काम कर रहा है। ये सीड की डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, बड की डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है, उसकी क्लोजिंग को प्रमोट कर रहा है। अब आप बताओ ना, अगर स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा तो वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज करेगा, कैसे वो गैस अंदर लेगा और गैस बाहर देगा? तो ये स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है, कहता है तू बंद ही रहे। नेक्स्ट है फॉलिंग एंड विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये पत्ती है तो ये पत्ती साइड साइड से ना सिकुड़ने लगती है, ये पत्तियां साइड साइड से सिकुड़ने लगती हैं, इसे हम कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का सिकुड़ना। तो ये लीव्स की फॉलिंग, कहेगा हाँ भाई पेड़ गिरा दो पत्तियों को। विल्टिंग्स, भाई कर दो इनको, बस सिकोड़ दो ताकि ये इनका सरफेस एरिया कम हो जाए और ये खाना बनाने के लायक ही ना रहे। तो ये क्या कहते हैं कि पत्तों को गिरा दो, पत्तों को सिकोड़ दो। तो ये क्या है? एक तरीके से ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये फॉलिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स को एब्सिशन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम एब्सिसिक एसिड भी रख दिया गया है। ये गिब्रेलिन्स की इफेक्ट को इनहिबिट करता है। अब गिब्रेलिन क्या कर रहा था? गिब्रेलिन फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा था, डोरमेंसी को तोड़ने में मदद कर रहा था। अब इसने क्या किया? गिब्रेलिन के काम को ही इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, बोला तुम्हें मैं काम करने ही नहीं दूंगा। तो क्या होगा इससे? भाई ग्रोथ तो होगी ही नहीं प्लांट्स की, ठीक है। दूसरा, फ्लावर्स और फ्रूट्स का डिटैचमेंट। आपने अगर कभी भी गार्डनिंग की हो या गांव में कभी कुछ उगाया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि सपोज आपने घिए का पौधा लगाया तो कुछ फूल ऐसे होते हैं कि झड़ जाते हैं, मतलब कुछ पेड़ भी ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्रूट्स थोड़े से बड़े हुए और फिर वो गिर गए, या कुछ फूल के पौधे भी ऐसे होते हैं कि फूल कली ही रहता है और खिलने से पहले ही गिर जाता है। तो एक्चुअली क्या, उसमें एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फ्लावर और फ्रूट्स के डिटैचमेंट को कॉज करता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म भी ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट्स का इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्टिमुलाई या स्टिमुलस होता क्या है। मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, हॉट प्लेट का एग्जाम्पल, यानी कि आपने कोई गर्म चीज़ छू ली तो वो गर्म चीज़ छूते ही आप क्या करेंगे? आप अपने हाथ को फटाफट पीछे खींचेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत गर्म है, मैं इसे नहीं छूंगा। ये हॉट प्लेट क्या है आपके लिए? स्टिमुलस है। क्या है? स्टिमुलस, राइट। ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है आपके लिए। इसी तरीके से प्लांट्स में मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में अगेन एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल किसका दिया था? टच मी नॉट प्लांट का। मैंने आपको कहा था कि आप उसे जैसे ही टच करेंगे उसके पत्ते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, राइट। और 15 मिनट या 20 मिनट बाद वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो आपका टच
आपका टच उनके लिए क्या है? स्टिमुलस। अगेन दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल है मनी प्लांट। तो सभी ने देखा होगा, किसी के घर में होगा भी या कहीं ऐसे भी आपने देखा होगा, कहीं गए होंगे घूमने। तो मनी प्लांट क्या करता है? ये एक क्लाइंबर है। क्लाइंबर का मतलब समझते हैं? ऐसा पौधा जिसे सहारे की जरूरत होती है। तो क्लाइंबर ये क्या करेगा मनी प्लांट में? अगर आपने यहाँ एक डंडा लगा दिया तो ये अपने आप इस डंडे के चारों ओर अपने आप एक तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। तो ये क्या है? ये डंडा जो आपने लगाया ये इसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस था, ठीक है? ये इस मनी प्लांट के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस था। तो ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म ग्रोथ मूवमेंट है। किसका? प्लांट के पार्ट्स का, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है? यानी कि बाहरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। अब देखिए ट्रॉपिज्म ब्रॉडली 5 तरीके के हैं। वैसे तो बहुत सारे होंगे पर आपको फिलहाल यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़ना है। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पे लाइट क्या है? लाइट इज स्टिमुलस। लाइट क्या है? स्टिमुलस है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये एक गमला बनाया हमने, ये एक पौधा बनाया, ठीक है? मान लेते हैं कि ये सनफ्लावर है, ओके? सूरजमुखी का पौधा है। अब अगर सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है ना, तो ये पौधा ऐसे फूल इधर की तरफ मूव कर लेगा, ठीक है? तो ये क्या है? ये ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट की। या अगर आपको ऐसे भी ना समझ आ रहा हो, सनफ्लावर सबने ना देखा हो, तो एक सिंपल सा प्लांट ले लेते हैं। कोई सा भी प्लांट ले लिया हमने, ठीक है? तो ये प्लांट जो है वो इधर झुक जाता है, जिधर से सूरज की रोशनी आ रही है उधर की तरफ झुक जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, आप अपने घर में छोटे छोटे मनी प्लांट्स लगाइए और उसे अपनी खिड़की पे रख दीजिए। तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो सारे मनी प्लांट किधर जा रहे हैं? क्योंकि खिड़की से रोशनी आ रही है तो वो खिड़की की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनका मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है? आपके विंडो की तरफ, जहां से सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पे सनलाइट क्या है? यहाँ पे सनलाइट स्टिमुलस है। उसके लिए क्या है? स्टिमुलस है। तो इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा था ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन। हमने पहला हार्मोन पढ़ा था। तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन को शेड पसंद है। तो ये प्लांट है, सपोज ये इसकी एक टहनी है, ये इसकी दूसरी टहनी है, यहां से सूरज की रोशनी आ रही है, राइट? अब जो ऑक्सिन यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ था, सब था, उसे अच्छा क्या लगता है? शेड, यानी कि ठंडे में रहना पसंद है। तो सारे ऑक्सिन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ। अब क्योंकि सारे ऑक्सिन यहाँ चले गए तो यहाँ पे जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये ग्रोथ हार्मोन है, स्टेम के, लीव्स के, इन सब के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ का प्लांट बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने लगा, जिसके कारण ये इधर से झुक जाएगा, राइट? ये इधर से झुक जाएगा। तो आपको यहाँ पे लगेगा कि ये लाइट की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअली में ये स्टिमुलस क्या था? लाइट ही था ना। अगर लाइट यहाँ नहीं पड़ती तो ऑक्सीजन को क्या दिक्कत थी? वो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट रहता। पर क्योंकि रोशनी यहाँ से आ रही है, उसे रोशनी से, मतलब लाइक वेम्पायर, उसे रोशनी से दिक्कत है, तो वो कहाँ चला जाएगा? शेड में चला जाएगा। अब क्योंकि वो यहाँ चला गया तो यहाँ पे वो बहुत जल्दी 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 पौधे को ग्रो करेगा। इससे क्या होगा? वो उसका वो पोर्शन भारी हो जाएगा, वो इधर की तरफ झुक जाएगा। तो हम ये कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं जियोट्रॉपिज्म पे। जियोट्रॉपिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ, रिलेटेड टू ग्रेविटी होता है। रूट का मूवमेंट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, शूट का मूवमेंट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या है? कीमो नाम का मतलब है केमिकल, ठीक है? तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या होता है? एक केमिकल, कोई सा भी केमिकल स्टिमुलस होगा यहाँ पे, राइट? क्या स्टिमुलस होगा? केमिकल। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन होता है
तो ये फीमेल पोर्शन है, यहाँ से जाती है ये स्टाइल और यहाँ पे आता है ओवरी। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पॉलेंस यहाँ पे लैंड करते हैं, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, जैसे ही पॉलेन यहाँ पे लैंड करते हैं, यहाँ पे एक पतली सी ट्यूब निकलती है, ठीक है, पतली सी ट्यूब बन जाती है स्टाइल के अंदर। समझिए, ये स्टाइल पहले से है, इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब बन जाती है और उस ट्यूब के थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो धीरे 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 यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं। तो ये एक तरीके का कीमोट्रोपिज्म है, आप समझ रहे हैं। ये ट्यूब तब तक नहीं बनेगी जब तक यहाँ पे पॉलेंस लैंड नहीं करेंगे। जैसे ही पॉलेंस यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, सारे के सारे पॉलेंस को यहाँ पे पहुँचाने के लिए एक पतली सी ट्यूब बन जाएगी। इस ट्यूब के थ्रू ये जितने भी पॉलेंस हैं ये अंदर पहुँच जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिखा है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। ओव्यूल मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फीमेल फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। आई होप कि आपको कीमोट्रोपिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो इसको एक बार दोबारा रिप्ले करके देख लें। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑब्वियसली टुवर्ड्स वाटर। टुवर्ड्स वाटर का मतलब आपको पता है कि पानी के लिए, पानी को ढूंढने के लिए रूट्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैक्टस, ठीक है। कैक्टस क्या होते हैं, ज़ेरोफाइट्स होते हैं, राइट, दे आर ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स का मतलब है वो प्लांट्स जो ड्राई रीजन में उगाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जैसे कि रेगिस्तान में। तो कैक्टस की जड़ें बहुत लंबी होती हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आते हैं। कैक्टस की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। ये क्या है, ये एक तरीके का हाइड्रोट्रोपिज्म है। ये क्या है, ये एक तरीके का हाइड्रोट्रोपिज्म है, यानी कि ये पानी की तलाश में इधर से उधर जाते हैं। आप समझ रहे हो, ये पानी की तलाश में इधर से उधर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या शो कर रहे हैं, ग्रोथ मूवमेंट को शो कर रहे हैं। किसके टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, पानी। ओके, नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल देने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टच। थिग्मो मतलब टच, यानी कि बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मनी प्लांट का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया। अगर आपको मनी प्लांट का एग्जाम्पल ना समझ आ रहा हो तो आप किसी भी चीज़ का, जैसे आपने कभी करेले का पौधा लगाया हो, अगर आप गांव में रहे हो या आपको गार्डनिंग का शौक हो करेले का पौधा लगाया हो या फिर आपने पी प्लांट लगाया हो, तो आप नोटिस करेंगे कि ये बेल होती है। एक्चुअली इन्हें चढ़ने के लिए ज़रूरत है। या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी दूँ, जो कि सब घरों में आजकल लगाया जा रहा है, वो है गिलोई। गिलोई क्या है, क्लाइंबर है। तो आप जैसे ही उसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, उसे लगेगा ओ यहाँ पे मुझे कुछ सपोर्ट मिला है, तो वो वहाँ पे उसके चारों ओर अपने आप को लपेट लेगी वो बेल। तो ये क्या एग्जाम्पल है, ये थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, टुवर्ड्स टच। यहाँ पे मैंने लिखा है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स उन्हें ही कहते हैं जो किसी भी सपोर्ट के प्रति अपने आप को लपेटते हैं उसके चारों ओर। तो आई होप आपको समझ आ गया। एक बार मैं आपको बता दूं, फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है, लाइट। जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या होती है, ग्रेविटी। कीमोट्रोपिज्म में किसी भी प्रकार का केमिकल। हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर और थिग्मोट्रोपिज्म में टच। तो अगर आपको एग्जाम में कभी लिखना हो तो आप ये मेंशन जरूर करेंगे कि फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या है, लाइट। जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी। इस तरीके से अगर आप मेंशन कर देंगे तो चेक करने वाले को भी लगेगा कि हाँ, बच्चे में दम है, उसने पढ़ा है। नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या है, नेस्टिक मूवमेंट भी ऑब्वियसली मूवमेंट है किसी प्लांट पार्ट का टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, राइट। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ये डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। मैंने आपको क्या कहा, हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म,
फोटोट्रॉपिज्म किसकी तरफ जा रहा है? लाइट की तरफ। तो जिधर से स्टिमुलस आ रहा है आपको ग्रोथ मूवमेंट उधर ही दिखेगा। थिग्मोट्रॉपिज्म में टच की तरफ, हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर की तरफ। लेकिन यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट में ये स्टिमुलस की डायरेक्शन से फ्री होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिस डायरेक्शन में मैंने उसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड किया उसी डायरेक्शन में वो उस मूवमेंट को शो करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए थिग्मोनेस्टी, मैंने आपको, आप समझिए थिग्मोट्रॉपिज्म और थिग्मोनेस्टी में क्या फर्क है। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब टुवर्ड्स टच, जैसे कि टेंड्रिल्स, बेल, किसी भी चीज की बेल अपने आप को किधर लपेटती है? जिधर से आप उसे सपोर्ट देंगे, है ना। तो ये क्या है भाई, जिस डायरेक्शन में आपने उसे सपोर्ट दिया उसी डायरेक्शन में उसने अपना मूवमेंट शो किया। थिग्मोनेस्टी में ऐसा नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टच मी नॉट। आपने अगर कभी भी इसको टच किया हो तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस डायरेक्शन में, अगर आपने पत्ती को ऊपर से छुआ तो सिर्फ ऊपर की पत्ती मुड़ेंगी, ऊपर की पत्ती बंद होंगी, या आपने साइड से छुआ तो सिर्फ साइड की पत्तियां बंद हो जाएंगी। नहीं, वो पूरी पत्ती बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टी का। तो अब आपको समझ आया कि नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म में क्या फर्क है। नेस्टिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। कहाँ से बाहर का एक्सटर्नल स्टिमुलस उसे मिल रहा है, इसके डायरेक्शन पे उसकी मूवमेंट डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकता है और ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी क्या है। थिग्मोनेस्टी का मतलब है कि आपने प्लांट को टच किया, एग्जाम्पल टच मी नॉट, वो बंद हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर आपने उसे छोड़ दिया, वो 15 मिनट बाद क्या हो गया, अपने आप ठीक से नॉर्मल हो गया। ये कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, मतलब इससे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, ये एक बस प्लांट का रिस्पॉन्स है, दैट्स इट। नेक्स्ट है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी एग्जाम्पल के लिए मून फ्लावर की क्लोजिंग और ओपनिंग। देखो मून फ्लावर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सा फूल है। इसको आम बोलचाल की भाषा में धतूरे का फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? धतूरे का फूल, राइट। अब ये आपने अगर कभी भी इसे देखा हो तो जब बहुत तेज धूप हो जाती है तो ये बंद हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं, ऐसा लगता है कि 2 दिन पुराने फूल है ये। तो ये क्या है? ये फोटोनेस्टी है, यानी कि ये भी नेस्टिक मूवमेंट है, यानी कि मूवमेंट है ये। स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? लाइट। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? कहीं भी फोटो वर्ड हो ना तो समझ जाओ कि फोटो का मतलब लाइट है। तो क्या इससे ग्रोथ रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल है, इससे ग्रोथ रिलेटेड है। दूसरा डैंडेलियन। ये डैंडेलियन के फूल शायद आपने ना देखे हो, पर क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो मैंने इसमें लिख दिया। इस फूल से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये ग्रोथ मूवमेंट है। ठीक है, जब अंदर वाला भाई, अब ज़्यादा धूप है, उसे ज़्यादा धूप नहीं चाहिए तो वो अपने आप को बंद कर लेगा, और जब उसे ठंडक चाहिए होगी, यानी कि शाम के टाइम या एकदम बहुत ही सुबह 3-4 बजे 5 बजे, मतलब शाम से ये खिलना शुरू हो जाते हैं और सुबह धूप आने के बाद ये मुरझा जाते हैं। तो ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। उसे जितनी लाइट चाहिए उसी कंडीशन में वो खुला रहता है, वरना वो बंद हो जाता है। तो है तो ये भी मूवमेंट, ओके। इसमें स्टिमुलस क्या है? लाइट, ओके। पर क्या ये किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है? नहीं। सनफ्लावर की तरह ऐसा नहीं है कि सूरज की तरफ ही इसका मुंह होगा, नहीं। ये नॉर्मल इनका रहता है। ठीक है, जब ज़्यादा लाइट होगी तो ये बंद हो जाएंगे, जब कम लाइट होगी तो ये खुल जाएंगे। तो आई होप कि आपको नेस्टिक मूवमेंट समझ आ गया होगा ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने हार्मोन्स पढ़े हार्मोन्स पढ़े, फटाफट ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था ऑक्सिन हार्मोन, राइट। दूसरा था गिबरेलिन हार्मोन, राइट। तीसरा था साइटोकाइनिन्स हार्मोन, ठीक है। चौथा था इथाइलिन हार्मोन, राइट। और पांचवा था एब्सिसिक एसिड हार्मोन।
कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा हार्मोन में एसिड होता है, तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन में एसिड होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रोपिज्म, राइट। ट्रोपिज्म में जुड़ा होता है एक स्टिमुलस और वो उसके डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब ये यूज किया जाता है साइंस के लैंग्वेज में, मतलब रिलेटेड टू डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, फोटोट्रोपिज्म पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कीमोट्रोपिज्म पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जियोट्रोपिज्म पढ़ा, देन हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ा, एंड देन थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ा, राइट। फिर हमने पढ़ा था नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट ये क्या होते हैं, ये भी स्टिमुलस से रिलेटेड होते हैं, बट ये उसके डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, राइट, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ओके। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने थिग्मोनेस्टी पढ़ा और इसमें हमने क्या पढ़ा, फोटोनेस्टी पढ़ा। ये ग्रोथ वाले भी हो सकते हैं और नॉन ग्रोथ वाले भी हो सकते हैं, मतलब जो ग्रोथ मूवमेंट है वो भी हो सकता है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट है वो भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरा अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बतानी थी मुझे। देखिए, क्लास 10th में आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो चीज़ें हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक तो है प्लांट के लिए और दूसरा है एनिमल्स के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि एनिमल्स में दो चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है हार्मोन्स। तो इसी चैनल पे अभिषेक सर ने नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स इन दोनों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर कर रखा है, तो आपको वो देखना चाहिए आपके 10th क्लास के लिए भी। और ध्यान रहे, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनियर टीचर वालों के लिए ही है, ये आप कहीं भी अगर साइंस के टीचर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये पढ़ना होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। पढ़ने के लिए, इसको अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।